अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वो मैं बर्दाश्त न कर सका। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ न कहूँगा। रशीद साहब की आवाज़ भर्रा गई। ओह, नवाब साहब की ओह बहुत संजीदा थी। इसके बाद खामोशी छा गई। नवाब साहब के चेहरे की गुफ्तगू पर संजीदगी की चादर पुर हो गई। फिर वो अपनी जगह से उठे और मेरे नज़दीक आ गए। मैं जल्दी से खड़ा हो गया था। बैठो बेटे बैठो, वो बड़ी शफकत से बोले। सबसे पहले तो मैं नामाकुल रशीद अहमद की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ कि इसने तुम्हें ड्राइवर की मुलाजमत दी, जबकि मैंने इनसे इस सिलसिले में कभी कोई सवाल नहीं किया था कि मुकामी अमूर में क्या हो रहा है। मैंने इन्हें कुल इख्तियारात दिए हैं, लेकिन इस शख्स ने हमेशा खैरियत का सबूत दिया। दूसरी बात कौसर की है तो बेटे वो तरकुश से निकला हुआ एक तीर है। दरअसल शादी के बाद 12 साल तक मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। जब कौसर पैदा हुई तो मैं सब कुछ भूल गया। मेरे प्यार ने इसकी शख्सियत को दाग लगा दिया। इसका मुजरिम भी मैं हूँ। तुम्हारा दिल दुखा है तो मुझे माफ़ कर दो बेटे। नवाब साहब, मैंने घबरा कर कहा। बात माफ़ी की है बेटे, माफ़ कर दो। कसूर दरअसल मेरा है, माफ़ कर दो। कौसर के अल्फाज वापस नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी पेशानी कुशादा है। इससे फराख दिली का पता चलता है। इस सरकश लड़के के बाप को माफ़ कर दो। नवाब साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे शर्मिंदा ना करें। तो फिर दिल से कौसर की बदतमीजी भुला दो। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। खुदा तुम्हें खुश रखे। वजह मैं बता चुका हूँ और तुम अब बताओ। नवाब साहब रशीद साहब की तरफ पलटे, लेकिन इसी वक्त बेगम रशीद सवैयाँ और चाय वगैरह लेकर आ गई और नवाब साहब उनकी तरफ मतवज्जा हो गए। बच्चियाँ क्या कर रही हैं भाभी? वो बेगम रशीद ने रशीद साहब की तरफ देखा। वो सामान बांध रही हैं। आग लगा दूंगा, बखुदा आग लगा दूंगा मैं। अम्मा, मेरे बस की बात तो नहीं है। इससे गलती हुई है तो 2-4 थप्पड़ लगा दो। कोई उफ कर जाए तो गोली मार दो। गैरियत का सबूत क्यों देते हो हैं? नवाब साहब की आवाज़ भर्रा गई और रशीद साहब के चेहरे पर तासुफ फैल गया। नवाब साहब ने सर झुका लिया था। सवैयाँ लीजिए भाई साहब, बेगम रशीद ने कहा। नहीं खाऊंगा, चाय भी नहीं पीऊंगा। ये कौन है मेरा? बस नहीं खाऊंगा। और रशीद साहब हंस पड़े। दांत तोड़ दूंगा, बखुदा दांत तोड़ दूंगा। बताओ, क्या मैंने तुम्हें भाई के अलावा कुछ समझा है? तुम्हारी मौजूदगी में तो मैं पूरे घर से बेनियाज हूँ। ठाठ से आवारा गर्दी करता हूँ। मुझे कत्ल करना चाहते हो? बोलो, खुदकुशी कर लूँ? हैं? मैं शर्मिंदा हूँ नवाब साहब, रशीद साहब ने कहा। जाओगे? नहीं, रशीद साहब बोले। तो फिर आओ सवैयाँ खाओ, खुदा की पनाह। सवैयों का मज़ा ख़राब कर दिया था, नवाब साहब ने मेज़ घिसकाते हुए कहा और फिर मेरी तरफ देख कर बोले। मियाँ आओ, क्या सवैयाँ नहीं खाते? ज़रूर खाता हूँ मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इतने उम्दा आदमी की लड़की का बात का बुरा क्या मानूं? मैंने दिल में सोचा और फिर सवैयाँ और चाय खाने लगे। बेगम रशीद ने वापस जाकर सामान खुलवा दिया था। रात को फिर बेगम साहिबा आ गई। उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा किया, लेकिन कौसर नहीं आई। वो लोग इसे लाने में नाकाम रहे थे और बेबस नज़र आ रहे थे। इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैंने अपनी शख्सियत को जो रंग दिए थे, इसके तहत अगर ये रशीद साहब की जज्बात का मामला ना होता तो मैं खुद इस पर कोई एहतजाज ना करता। मैंने तो अपनी फितरत पर इतना मोटा गिलाफ चढ़ाया था कि मेरी असल शक्ल खुद मेरी निगाहों से छुप गई थी। भाई कुशादा पेशानी वाले सरफराज मियाँ, क्या तुमने हम लोगों की माजरत कबूल कर ली? मेरा ख्याल है मेरे शर्मिंदा होने का कोटा पूरा हो चुका है। अब गुंजाइश नहीं। माजरत तो इन रशीद साहब को भी तुमसे करनी चाहिए, जिन्होंने अपने इख्तियारात को नज़रअंदाज करके तुम्हें ड्राइवर की मुलाजमत दी, जबकि घरेलू इंतजामी अमूर के लिए हमें एक निगरान की सख्त ज़रूरत है। मैं आपकी इजाज़त के बगैर इतनी बड़ी मुलाजमत किसी को नहीं दे सकता था। बकवास करते हो हैं? नवाब साहब ने बड़ी देर के बाद हैं इस्तेमाल की। बहरहाल तुम्हारी सलाहियतों के बारे में हमें सिर्फ इतना मालूम है कि तुम रशीद साहब के चहीते हो। कुछ कमी होगी तो ये संभाल लेंगे। दरअसल मैं अमूमन बाहर रहता हूँ। तुम्हारे जैसे इंसान अगर रशीद साहब की मदद के लिए मौजूद हो तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। जी, मैंने मुख्तसरन कहा। चनांचा कल से तुम रशीद साहब के साथ हवेली के इंतजामी अमूर संभालोगे। बहुत बेहतर। काम समझाने के मामले में रशीद साहब से बेहतर उस्ताद और कौन मिल सकता है? और तनख्वाह तो अगर इस सिलसिले में तुम्हें इस कंजूस शख्स के सुपर कर दूँ तो ये तुम्हें क्या देगा? मेरे ख्याल में 1500 ठीक है और मेरी वापसी पर इसमें इजाफा हो जाएगा। जी, मैंने फिर मुख्तसरन कहा। और जिस मोटी वर्दी पर झगड़ा हुआ था इसे आज ही आग लगा दो, अभी इसी वक्त, बेगम साहबा ने कहा और फिर पर्स से नोटे की एक मोटी गड्डी निकालकर रशीद साहब को देते हुए बोली। रशीद भाई, बच्चे के लिए उम्दा सूटों का कपड़ा कल खरीद कर दर्जी को दे दो, फौरी तौर पर सिल जाएंगे। बेगम साहबा, इसकी क्या जरूरत है? तुम चुप रहो जी, नवाज साहब ने रशीद साहब को डांट दिया। ज्यादा गड़बड़ की तो तुम्हें भी 1 दर्जन शेरवानी बनवानी पड़ेंगी। और सब हंसने लगे। चनांचा कौसर के नक्शे पन्ने मेरी जिंदगी की एक जरूरत पूरी कर दी, लेकिन ये मेरी जिंदगी का कोई अहम मोड़ है। शायद इन लोगों ने यही सोचा होगा।
लेकिन सादा दिल लोग मेरे दिल की गहराइयों तक कहाँ पहुँच सकते थे। दूसरे दिन मैं रशीद साहब के साथ हवेली के दफ्तर पहुँच गया। काफी बड़ी जायदाद थी, बहुत से कारखाने थे, खासा काम। रशीद साहब मुझे इब्तिदाई बातें समझाते रहे। खुद वो एक सादा सी मेज कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन मेरे लिए एक नई आबनूसी मेज खरीदी थी। और जब मैं इस मेज के पीछे कुर्सी पर बैठा तो रशीद साहब की खुशियों का क्या ठिकाना था। न जाने भी कौसर को इस बारे में मालूम हुआ था या नहीं। बहरहाल 2 दिन गुजर गए, इनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। ऐसे में मुंतजिर था कि एक बार वो नजर आ तो आए, लेकिन वो नजर न आई। दुलारे मियाँ को भी शायद अल्लाह ताला ने अकल दे दी थी, वो भी नजर नहीं आए थे। बहरहाल मैं अपना काम करता रहा और मुझे इस काम में लुत्फ आने लगा। शाम को अक्सर नवाब साहब के साथ नशिश रहती। बहुत जिंदा दिल इंसान थे, मुहिम जोई के शौकीन थे, सैर और शिकार से बेहद दिलचस्पी रखते थे और अक्सर इनकी जिंदगी मुहिम्मात में गुजरी थी। इन्होंने अपनी मुहिम्मात के कई से किस्से सुनाए थे और न जाने क्यों मैंने अपने जहन में एक राह खुलती महसूस की। मैं नवाब साहब के इन किस्सों में दिलचस्पी लेता था। आपने अफ्रीका के अंदरूनी हिस्से देखे नवाब साहब? मैं जो बराह रास्त नवाब साहब से बहुत कम मुखातिब होता था, अचानक ही पूछ बैठा। दर्जनों बार मैं इसके मुख्तलिफ हिस्सों में जा चुका हूँ, लेकिन यूँ समझ लो अभी कुछ नहीं देखा। अफ्रीका के रवायती खजानों के बारे में आपका क्या ख्याल है? सच पूछो मियाँ तो खित्ता कुदरत की ज़ियाफ़तों से माला माल है। अहले दुनिया जिन चीज़ों को बेहद कीमती समझते हैं, इसके बाद इलाकों में वो मामूली संगरेजों की तरह बिखरी पड़ी हैं। क्या आपने ऐसा कोई इलाका देखा? हाँ, मेरे खजाने में अफ्रीका के अलमास मौजूद हैं, ऐसे अलमास जो शायद बड़े बड़े उमरा ने देखे भी ना हो। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। क्या तुम्हें हीरों से दिलचस्पी है? हीरे मैंने देखे ही नहीं जनाब, मैंने जल्दी से कहा। नवाब साहब से इस गुफ्तगू के बाद मेरे जहन में अफ्रीका के भंवर पड़ने लगे। न जाने क्यों जहन में ये ख्याल आ घुसा कि मैं भी इस पुरअसरार बरे-आज़म में जाकर किस्मत आजमाऊं। मुमकिन है मेरी किस्मत ये बदल जाए और मैं कुछ बन जाऊं। और सच्ची बात यह है, इस तस्वुर ने मुझे एक अजीब जहनी सुकून बख्शा था। शायद ये वो था जो मैं समझ नहीं पाया था। शायद मेरे अंदर ही सब कुछ था, मैं किसी अंदाज में कुछ बनना चाहता था। 1 हफ्ता गुजर गया, इस दौरान कोई नई बात ना हुई। एक ड्राइवर रख लिया गया था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि कौसर एक बार भी मेरे सामने नहीं आई थी। मेरे नज़दीक इत्तेफाक ही था, क्योंकि कौसर जैसी खुदसर और मगरूर लड़की के बारे में सोचना तो हमाकत की बात है कि वो शर्मिंदगी की वजह से मेरे सामने नहीं आई हो। दुलारे मियाँ भी नजर नहीं आते, न जाने कहाँ मर गए। बहरहाल मैं खुद भी इसे छेड़ना नहीं चाहता था, खामखा हंगामा बरपा होता। चनाचा मैं खामोशी से काम करता रहा। हाँ, मेरे काम से खुद रशीद साहब बड़े खुश थे और अक्सर मुझसे कहते थे, भाई बड़े बासलाहियत आदमी हो, तुम तो मुझे बिल्कुल काहिल कर दोगे। फिर एक नवाब साहब मौजूद थे, रशीद साहब भी थे। नवाब साहब कहने लगे, मुझे तो महसूस हो रहा है जैसे मैं कैद हो गया हूँ, लेकिन बेगम साहिबा से वादा किया है कि पूरे 1 माह क़याम करना पड़ेगा। कहीं गिरदो नवाह की सैर कर डालें। शिकार का प्रोग्राम बनाया है, नवाब साहब ने कहा। खूब हो आइए। पुराना फारूक अहमद ने दावत दी है, शायदरा के गिरदोनवा में पाड़ा और तीतर मिल जाते हैं। शायद रशीद साहब इन मामलात से वाकिफ नहीं थे, लेकिन मेरे दिल में एक होक सी उठी थी। मेरी आंखों में अपनी राइफल घूम गई, फिर मेरे दिल में एक धुआं सा उठने लगा। भाई सरफराज मियाँ, नवाब साहब ने आवाज़ दी और मैं चौंक पड़ा। जी नवाब साहब, तुम तो ड्राइविंग भी कर लेते हो? जी, तो क्यों ना हम तुम्हें 2-3 रोज के रशीद साहब से उधार मांग लें। जरूर जरूर, रशीद साहब बोले। जीप से शादरा चलेंगे, सैर और शिकार रहेगा। मैं दुनिया की और दिलचस्पियों से भी लुत्फ अंदोज होना चाहिए। मैं तैयार हूँ नवाब साहब। बहुत खूब, लुत्फ रहेगा। सच्ची बात है, सिर्फ यही एक हीज थी, मैं तन्हा कहीं नहीं जा सकता। मैं आपके साथ चलूँगा। हाँ, तो फिर तैयारियाँ करो, कल ही चल रहे हैं। बहुत बेहतर, मैंने दिल ही दिल में खुश होते हुए कहा। और फिर ज़रूरी उमूर तय हो गए। ये रात अजीब कश्मकश में गुजरी थी। दिल में बहुत से ख्यालात आ रहे। अपना वतन याद आ रहा था, घर के लोग याद आ रहे थे, और इन तमाम ख्यालात के दौरान दिल में खुशी का भी एक एहसास था। मुमकिन है नवाब साहब के साथ शिकार का मौका भी मिल जाए। शिकार और मुहिम जोई मेरी ज़िंदगी थी। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।